हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर है हमारा 3 और चैप्टर नंबर 3 का भी पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और 2 की वीडियो डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 3 अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, आज हम पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में ये चैप्टर हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो ये है, देखिए, संसाधन एवं प्रतिष्ठा। देखिए, आर्थिक संबंधों के अध्ययन से पता लगा, जो आर्थिक संबंध होते हैं ना, उनके अध्ययन से पता लगा, जब इतिहासकारों ने आर्थिक संबंध का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ पता चला। तो देखिए, इतिहासकारों ने जो आर्थिक संबंध है उनके बारे में अध्ययन किया था, तो उन्हें इतिहासकारों को कुछ पता लगा। तो देखिए वो क्या पता लगा। देखिए कि जो दास होते थे, भूमिहीन होते थे, खेती हार, मछुआरे, पशुपालक, कृषि मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, वर्णिक, राजा आदि, जो ये सब लोग होते थे ना, जो भी ये दास होते थे, भूमिहीन, ये सब लोग जो भी होते थे ना, इन सभी का सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कैसा है। चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे फिर वो राजा हो या शिल्पकार हो या पशुपालक हो या फिर भूमिहीन वाला व्यक्ति हो या फिर खेती करने वाला व्यक्ति हो, मुखिया हो, शिकारी हो, मतलब कि कोई भी हो, इन सभी का जो वो है, देखिए, इन सभी का सामाजिक स्थान जो है वो इस बात पर निर्भर करता था कि उनका आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण कैसा है। ठीक है, ये टॉपिक इतना था छोटा सा। देखिए, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है, देखिए, संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार। जो संपत्ति होती थी ना हमारी, धन जायदाद दौलत वगैरह, उस पर स्त्री तथा पुरुष के भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग अधिकार होते थे। तो ये वो अब हम देखते क्या है। मनुस्मृति के अनुसार जो स्त्री और पुरुष के जो अधिकार होते थे संपत्ति को लेकर अलग अलग, वो क्या थे मनुस्मृति के अनुसार। देखिए, जो पहला पॉइंट है वो देखिए, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके पुत्र में बांट दी जाती थी। जो पिता की जो संपत्ति होती थी ना, उसकी मृत्यु के बाद वो उसके बेटों में, पुत्रों में बांट दी जाती थी। ठीक है, जो पिता की संपत्ति होती थी उन पर लड़कियों का तो अधिकार होता नहीं था, तो वो पुत्रों में बांट दी जाती थी पिता की मृत्यु के बाद। देखिए आगे, ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्सा दिया जाता था। देखिए, अब किसी पिता के मतलब कि 4 बेटे हैं, ठीक है, तो उन चारों में बराबर इक्वल हिस्सा सभी को दिया जाएगा उस संपत्ति में से। लेकिन जो ज्येष्ठ होता था ना, मतलब कि जो सबसे बड़ा, जैसे आप मान लो ए बी सी, जो ए है वो सबसे बड़ा बेटा है, तो उसको विशेष हिस्सा मतलब कि कुछ स्पेशल दिया जाता था, कुछ उन तीनों से ज्यादा दिया जाता था। किसको? ज्येष्ठ पुत्र को। तो ठीक है, उसको विशेष मतलब कि कुछ स्पेशल हिस्सा दिया जाता था। आगे देखिए, विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार होता था। जो विवाह के दौरान जो उपहार मिलते थे ना, गिफ्ट वगैरह, उन पर स्त्री का, लड़की का मतलब कि अधिकार होता था। ठीक है, किन पर? जो विवाह के दौरान जो उपहार वगैरह दिए जाते थे उन पर। ठीक है, आगे देखिए, यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी। जो ये लेडीज की, स्त्री की जो ये संपत्ति होती थी ना, वो अपनी संतान मतलब कि अपने बच्चों को दे सकती थी। ठीक है, लेकिन पिता का उस पर अधिकार नहीं होता था, मतलब कि जो उसका पति होता था ना, उसका उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। वह स्त्री अपने बच्चों को वो दे सकती थी, जो भी विरासत में दे सकती थी, लेकिन जो उसके पति हो जाएगा ना, ठीक है, उसका कोई अधिकार नहीं होता था उस संपत्ति पर। आइए, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं।
स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी। जो स्त्री होती थी ना, वह पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी। गुप्त धन संचय का मतलब हो जाता है, जैसे बहुत सारी, आपने ये भी देखा होगा, कुछ लेडीज स्त्रियां होती हैं जो बिना बताए किसी से ऐसे पैसे इकट्ठा करती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें यही इसका मतलब है कि वो अपने पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी, ठीक है। आगे देखिए, उच्च वर्ग की औरतें संसाधनों पर अधिक नियंत्रण रखती थी। जो उच्च वर्ग की औरतें ना, जैसे ये रानियां हो गई और शाही खानदान से जो स्त्री वगैरह है, तो उच्च वर्ग की जो भी स्त्रियां थी, औरतें थी, उनका नियंत्रण किस पे होता था? संसाधनों पे। वो संसाधनों पे अधिक नियंत्रण रखती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ण एवं संपत्ति के अधिकार। वर्ण एवं संपत्ति के अधिकार। देखिए, शूद्र के लिए केवल एक ही जीविका थी, सेवा करना। जो शूद्र लोग होते थे ना, उनके लिए सिर्फ एक ही जीविका होती थी। क्या मतलब कि वो अपने जीवन में कुछ और काम नहीं कर सकते थे, सिर्फ एक ही कार्य था उनके जीवन में करना, वो क्या था? सेवा करना। और वो भी किन की? जो वो मैंने आपको सेकंड पार्ट में ये बताया ना, 4 वर्ण करवाए थे मैंने आपको, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण करवाए थे ना। तो सबसे लास्ट वाला, जिसने वीडियो अच्छे से देखी होगी उसको पता है ये अच्छे से, ठीक है। जो लास्ट वाला था वो हमारा शूद्र था, वो सबसे नीचा था। और शूद्र का काम क्या होता था? जो वो ऊपर वाले जो 3 वर्ण थे ना, उनकी सेवा करना। तो यहाँ पे यही है। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए ये एक क्वेश्चन है, जो जब मैं अपनी 4th वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि जो चैप्टर 3 के पार्ट 2 में मैंने जो ये क्लियर करवाया ना, ये 4 वर्ण है, जो ब्राह्मण और ये क्षत्रिय और वैश्य और ये शूद्र। तो कमेंट में आप मुझे इनके बारे में बताएगा, तो मैं देखती हूँ किस किस को कितना क्या आता है और कौन कौन ये वीडियो अच्छे से देखता, कौन कौन अपनी स्टडी को लेके सीरियस है। तो ठीक है, कमेंट में आप मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ ऐसे करना है कि निशा आपने ये पूछा था कि 4 वर्ण कौन से है, तो आपको ऐसे लिखना है। जो पहला पॉइंट है वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण लोग क्या करते थे, उसका सिर्फ 1 या 2 पॉइंट लिखना है। सेकंड पॉइंट में आपको डालना है कि क्षत्रिय वो क्या करते थे, तीसरे में वैश्य। ऐसे करके आपको ये 4 वर्ण जो है ये मेरे को कमेंट में बताने हैं, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि कौन कौन अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो आप इसके बारे में मुझे बताइएगा, और जो भी बच्चा मुझे कमेंट में बताएगा, साथ में अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, ये सब चीज डालिएगा। और जब मैं 4th वीडियो डालूंगी, अपलोड करूंगी, ठीक है, तो मैं उन सब बच्चों का उस 4th चैप्टर में नाम लूंगी, जिन जिन बच्चों ने मुझे कमेंट करके आंसर दिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, शूद्र के लिए केवल एक ही जीविका होती थी, क्या था? सेवा करना। उन 3 ऊपर वाले जो वर्ण थे उनकी सेवा करना। लेकिन उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए अधिक संभावना थी जीविका की। जो उच्च वर्ग के जो पुरुष होते थे ना, व्यक्ति, उनके लिए अधिक संभावना थी, मतलब कि वो कुछ भी काम कर सकते थे, कोई भी कार्य कर सकते थे, उनके लिए अधिक संभावना थी अपने जीवन में कुछ भी कार्य करने का। लेकिन शूद्र के लिए नहीं थी, उनके लिए सिर्फ एक ही था, क्या था? सेवा करना। और उच्च वर्ग के जो व्यक्ति थे उनके लिए अधिक संभावना थी, मतलब वो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय धनी व्यक्ति थे। जो ब्राह्मण और जो ये क्षत्रिय ना, वो धनी मीन्स अमीर व्यक्ति थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ ने ब्राह्मणीय लोगों की वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। जो बौद्ध ग्रंथ है ना, उसने जो ब्राह्मणीय जो ये लोग है ना, उनकी वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, ठीक है। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। जो बौद्ध है ना, उन्होंने जन्म के आधार पर, मतलब कि मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया था ना कि जो भी कुछ है वो मतलब कि
जो जन्म है, जाति वगैरह वो ईश्वर की देन है कि कौन कौन से, अगर किसी का जन्म शूद्र में हुआ है तो वो शूद्र का ही कहलाएगा, किसी का ब्राह्मण में हुआ है। तो जो बौद्ध ग्रंथ वाले थे ना, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, ये सब गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो इसका यही मतलब हो जाएगा। देखिए, बौद्ध ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते। देखिए, इसमें मैंने MIN लिख रखा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। देखिए, किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इतिहासकार कई पहलुओं का ध्यान रखते थे। जो इतिहास वाले थे ना, वो किसी भी मतलब कि साहित्यिक किसे कहते हैं, जैसे ये हमारा ग्रंथ हो गया महाभारत वगैरह, तो इनको साहित्य कहते हैं। तो ये किसी का भी विश्लेषण अध्ययन अच्छे से सोचना विचारना करते थे, तो वो कई पहलुओं का ध्यान रखते थे, कई पहलुओं को ध्यान रखते थे। तो आइए अब हम वो देखते हैं कि वो कौन कौन से थे। तो देखिए, जैसे जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा वो भाषा हो जाएगा। देखिए, एक तो होती है साधारण भाषा और दूसरा विशेष भाषा। ठीक है, तो जो इतिहासकार होते थे ना, एक तो वो इस पॉइंट का भी, इस बात का भी ध्यान रखते थे। देखिए, विशेष भाषा में आ जाती है संस्कृत भाषा। ठीक है, तो जो विशेष वो संस्कृत भाषा होती थी ना, वो आम व्यक्ति नहीं बोल सकते थे, ब्राह्मण लोग वगैरह बोल सकते थे, तो इसलिए विशेष भाषा में आ जाएगी। ठीक है, और साधारण भाषा। ठीक है, तो जो इतिहासकार थे एक तो इस बात का ध्यान रखते थे। ठीक है, आगे देखिए, ग्रंथ का प्रकार। जो ग्रंथ है उसका प्रकार देखते थे कैसा है, वो मंत्र है या कथा। मंत्र आपको पता ही होगा, जैसे वो पंडित वगैरह आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, और कथा हो जाती है कहानी की तरह, बहुत लंबी, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां आपने सुनी होगी। तो एक इस पॉइंट इस बात का भी ध्यान रखते थे, किसका, एक तो मंत्र का या फिर कथा की, मतलब कि इसमें क्या है, मंत्र है या कथा है, क्या है इसमें। तो सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए हमारे, एक तो भाषा, दूसरा ग्रंथ का प्रकार। तीसरा देखिए, लेखक के विषय में, मतलब कि लेखक के विषय में दृष्टिकोण की, समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसकी सोच कैसी है, ये भी देखते थे कि जो लेखक ने लिखा है ना, उसके विषय में जो समाज वाले हैं, जो समाज वाले व्यक्ति हैं, उसका दृष्टिकोण कैसा, उसकी सोच कैसी है, उसका देखने का नजरिया कैसा, तरीका कैसा है। ठीक है, एक इस पॉइंट का भी ध्यान करते थे, इस पहलू का भी ध्यान रखते थे। 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथा देखिए, श्रेताओं का निरीक्षण। ठीक है, देखिए, पढ़ने वाले व्यक्ति कौन है, वो क्यों पढ़ेंगे इन चीजों को, मतलब कि श्रेताओं का निरीक्षण, मतलब कि उसने इस चीज में लिखा क्या है, पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, और जो भी लिखा है वो क्यों पढ़ेंगे, है क्या इसमें चीज जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये जो 4 पहलू हो गए हमारे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए हमारे। आगे देखते हैं हम क्या है हमारा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक बार और देखिए, आपको अच्छे से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, जो 5वां पॉइंट है वो है ग्रंथ का रचना काल, मतलब कि ग्रंथ किस काल में लिखा गया है, किस समय लिखा गया। जो ये ग्रंथ लिखा हुआ है ना, वो किस काल में लिखा गया था, मतलब कि कौन सा समय था। ठीक है, किस काल में लिखा गया हुआ है। ठीक है, 6 पॉइंट देखिए हमारा, ग्रंथ की विषय वस्तु। किन चीजों के बारे में लिखा गया, मतलब कि जो पूरा जो ग्रंथ लिखा गया है ना, उसमें मेन चीज है क्या, किस टॉपिक के ऊपर वो ग्रंथ लिखा हुआ है हमारा। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि किन चीजों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे 6 पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भाषा एवं विषय वस्तु।
देखिए ग्रंथ विषय वस्तु, देखिए ये क्या होती है ये देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा आख्यान, इसमें क्या था बड़ी बड़ी कहानियां, और जो दूसरा हो जाएगा ना वो उपदेशात्मक, इसमें क्या है सामाजिक आचार विचार के मापदंड। तो देखिए जरूरी भी नहीं जो आख्यान है उसमें बड़ी बड़ी कहानियां, आख्यान में देखिए मैंने ऊपर छोटा सा उपदेश लिखा हुआ है, तो इसमें उपदेश भी हो सकता है। और ठीक है, और जो उपादेश है इसमें जरूरी भी नहीं कि ये इसी सब चीज के बारे में बताया गया, उसमें कहानियां भी हो सकती है। देखिए मैंने ब्रैकेट में ये उपादेश के ऊपर ये कहानियां लिखा हुआ है और ये आख्यान के ऊपर उपदेश लिखा हुआ है। ठीक है, जो आख्यान इसमें बड़ी बड़ी कहानियां होती थी और उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचार के मापदंड। ठीक है, आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, IM लिखा हुआ है मैंने इस पे। देखिए लेखक एक था या कई, और तिथियां मतलब कि जो लेखक था वो एक था या कई थे, और तिथियां इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए मूल कथा के रचयिता थे, जो मूल का मतलब होता है ओरिजिनल। जो ये महाभारत के जो रचयिता थे ना, जिन्होंने ओरिजिनल महाभारत लिखी थी, उनके रचयिता कौन थे? भाट सारथी। कौन थे? भाट सारथी। मूल का मतलब ओरिजिनल हो जाता है, जो ओरिजिनल जो महाभारत लिखी गई थी उसके रचयिता कौन थे ये पूछा गया है। तो मूल कथा के रचयिता कौन थे? भाट सारथी। ठीक है, इन्हें सूत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूत के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें सूत भी कहा जाता था। आगे देखिए ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। ठीक है, जो उनकी जीत उपलब्धियों पर कविताएं लिखते थे, मतलब कि जो उनकी जीत होती थी ना उस पे ये कविता लिखते थे। कौन लिखते थे जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं? भाट सारथी ये। ठीक है, आगे देखिए इनकी रचनाएं मौखिक रूप से बोली जाती थी। जो इनकी रचनाएं ना वो मौखिक रूप से बोली जाती थी। इनकी जो ये रचनाएं थी ना, जो कहानियां, वो मौखिक रूप से बोली जाती थी। ठीक है, आगे देखिए पर 5वीं सदी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार जमा लिया। मतलब कि 5वीं सदी ईसा पूर्व से जो ये ब्राह्मण थे ना, इन्होंने जो ये इनकी कथा वगैरह थी ना, इन पर अपना अधिकार जमा लिया कि ये हमारी है। ठीक है, आगे देखिए यह उस समय की बातें हैं जब कुरु एवं पांचाल राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। कुरु एवं पांचाल राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। उस समय की बातें ये, जब ये ब्राह्मणों ने इनकी जो ये परंपरा कथा वगैरह है इन अपना अधिकार जमा लिया था, तो ये उस समय की बात है। ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, आगे देखिए महाभारत की कहानी भी इसके इर्द गिर्द घूमती थी। जो महाभारत की कहानी है ना वो इसके इर्द गिर्द घूमती थी। ठीक है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य विष्णु देवता की आराधना महत्वपूर्ण हो गई। जो विष्णु जो देवता है ना उनकी आराधना मतलब कि उनका पूजा पाठ जो भी उनकी आराधना वगैरह होती थी वो महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, आगे देखिए महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। जो महाकाव्य के जो नायक थे ना ये हमारे श्री कृष्ण जी, इनको भी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। आगे देखिए 200 से 400 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति की तरह उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। ठीक है, 200 से 400 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति की तरह उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। आगे देखिए महाभारत में प्रारंभ में 10,000 श्लोक थे। जो महाभारत था ना उसमें पहले कितने 10,000 श्लोक थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या 1 लाख हो गई। ठीक है, ज्यादा हो गई इनकी संख्या। पहले कितनी थी? 10,000 थी, लेकिन बाद में इनकी संख्या अधिक हो गई। कितनी? 1 लाख। ठीक है, साहित्यिक परंपरा में इसके रचयिता थे ऋषि व्यास।
देखिए जो ओरिजिनल थी, जो मैंने पहले आपको बताया था, मूल उसके महाभारत के जो रचयिता थे वो 60 भारती थे, और साहित्य परंपरा इसके जो रचयिता थे वो ऋषि व्यास थे। ठीक है, आप ये इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा थर्ड पार्ट था तीसरे ही चैप्टर का, और इस थर्ड पार्ट में हमारा ये चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। और मैंने इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड पार्ट से, आप कमेंट करके मुझे जल्दी जल्दी बताइएगा कि उसके आंसर दीजिएगा, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सभी बच्चों का नाम लूंगी जो